आप सभी को ध्यान ही है कि लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग 5.3 से आगे यानी कि एक्सरसाइज 5.4 का इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं। तो अभी तक आपने बहुत तरीके के फंक्शंस को डेरिवेटिव निकाला, उनका डिफरेंशिएशन किया आपने, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का भी डिफरेंशिएशन किया आपने, ठीक है। और आज हम लोग कुछ और टाइप के फंक्शंस पढ़ेंगे, उनका डेरिवेटिव सीखेंगे कैसे करा जाता है। जैसे एक फंक्शन आएगा आपका जिसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हिंदी में इसे बोला जाता है चरघातांकी। चरघातांकी फलन, ठीक है। ये क्या होता है चरघातांकी फलन? उसके पहले थोड़ा सा हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं चरघातांकी फलन को बताने से पहले, कि आप सभी बच्चों ने, अगर आपको बोला जाए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व, तो आप देखें मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये x एक्सिस, ये y, ये y डैश। आप बेटा ध्यान से देखें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का है, और ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, और ये जो पैराबोला है आपका, ये पैराबोला ऐसा बनेगा। तो ये कौन सी इक्वेशन का वक्र बनाया हमने? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक कर्व बनाओ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बनाइए कर्व, तो इसमें क्या होगा? इस कर्व में भी आप एक चीज देखेंगे, अगर x 0 तो y 0, इसलिए मूल बिंदु से तो गुजरेगा ही गुजरेगा। और इसमें एक खास बात क्या होगी? एक खास बात ये होगी कि अभी इसको ध्यान से देखो, अगर आप इसमें x की जगह 1 लिखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1, और इसमें x की जगह 1 लिखेंगे तो y की वैल्यू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 1,1 एक ऐसा पॉइंट है जिससे ये वाला कर्व भी पास होगा और ये वाला कर्व भी पास होगा। 1,1 पॉइंट यहां कहीं पर पड़ेगा, 1,1 इस जगह पर। तो ये वाला एक ऐसा पॉइंट है जिससे ये और ये दोनों इस पॉइंट से पास होंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? x की जगह अगर आप 2 करोगे इसमें तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4। लेकिन बेटा इसमें अगर x की जगह 2 लिखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 8। दोनों का फर्क समझ में आया? तो दोनों के दोनों कर्व ओरिजिन पॉइंट से पास होंगे, मूल बिंदु से, क्योंकि x 0 तो y 0, दोनों में अगर x की जगह 1 लिखे तो y की जगह पर 1 आएगा, तो दोनों 1,1 से भी पास होंगे। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस आप देख रहे होंगे कि इसमें जब x की जगह 2 लिखो तो y की जगह 4, और इसमें जब x की जगह 2 लिखो तो y की जगह 8। इसका मतलब है x2 y4, और दूसरे वाले में x2 तो y8। इसकी ढाल ज्यादा है, आप देखो ना, इसकी प्रवणता ज्यादा है, ये ज्यादा सीधा ग्राफ ऐसा रहेगा। तो ये अगर ग्राफ में बनाऊंगा तो ये कर्व कैसा बनेगा आप देखिए, ये कर्व कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे। मूल बिंदु से ये भी पास होगा, मूल बिंदु से ये भी पास होगा, 1,1 से भी दोनों पास होंगे, लेकिन इसका कर्व ऐसा रहेगा। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। कुछ बात समझ में आई? ऐसा हम इधर भी अगर बढ़ाएंगे इसको तो इधर भी ऐसा जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर कोई आपसे बोलता है कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 का बनाओ, अब क्या ये 0 0 से पास होगा? देखो x की जगह 0 लिखो, y कितना मिला? गुजरेगा। x की जगह 1 लिखो, 1 मिला, तो ये भी 0 0 से गुजरेगा और 1 1 से भी गुजरेगा। पर अब दोनों का फर्क, इसका और स्लोप ज्यादा हो जाएगा। ये अभी देखो, ये एक्स स्क्वायर वाला ऐसे था, एक्स क्यूब वाला थोड़ा ऐसे हो गया, x4 वाला थोड़ा और ऐसे हो जाएगा।
तो ये कैसा आएगा, ये और ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको, ये मिलेगा y इज इक्वल टू x टू द पावर 4। तो आप बेटे एक चीज देख रहे हैं कि इस प्रकार के जितने भी कर्व होंगे वो सब ओरिजिन पॉइंट से भी पास होंगे, सब 1,1 से भी पास होंगे, और जैसे जैसे आप x की पावर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ग्राफ स्टीप होता जाएगा और सीधा होता जाएगा, एकदम जैसे ऐसे सीढ़ी बनी है, ढाल ऐसा बना है, ढाल उसका बिल्कुल ऐसा होता जाएगा सीधा। यानी कि स्लोप क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा कि घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा। स्लोप बढ़ रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो क्या स्लोप कम है, स्लोप ज्यादा है, इसको पता लगाने का एक सबसे बढ़िया तरीका, आप उस कर्व में एक वस्तु रख के देखो, मन में सोचो, और अगर जल्दी फिसल जाती है तो ढाल ज्यादा, अगर धीरे धीरे फिसले तो ढाल, तो इसमें धीरे से फिसलेगी कि इसमें धीरे फिसलेगी? इसमें बहुत जल्दी फिसलेगी, तो इसका स्लोप ज्यादा, तो इस कर्व का स्लोप ज्यादा होगा, और लगातार पावर बढ़ाते रहने से कर्व के स्लोप क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं, और कर्व हमारा और स्टीप होता चला जा रहा है, सीधा होता चला जा रहा है। अब जब हमने इसको देखा तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आया, हमारे मन में एक क्वेश्चन आया कि क्या कोई ऐसा भी कर्व हो सकता है जो इससे भी तेज ढाल बढ़े, उसका इससे भी ज्यादा तेजी से उसका स्लोप इंक्रीज होता चला जाए? कुछ मेरी बात समझ आ रही है ना आपको? इस ग्राफ में आपने क्या देखा कि जैसे जैसे हम x की पावर बढ़ाते जा रहे हैं कर्व का स्लोप बढ़ता जा रहा है, लेकिन उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है। जैसे इसके लिए अगर मैं आपसे ये बोलूं कि x 2 है तो y 4 होगा, इसके लिए अगर x 2 तो y 8, इसके लिए अगर x 2 तो y 16, बढ़ रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है, अच्छा है। लेकिन क्या कोई ऐसा भी कर्व हो सकता है जिसका स्लोप इसकी तुलना में भी और तेजी से बढ़े? ये तो कैसे बढ़ रहा है, पहले 2 गुना हुआ, फिर 2 गुना हुआ, ऐसे बढ़ रहा है। लेकिन क्या कोई ऐसा कर्व हो सकता है जिसका स्लोप इससे भी तेजी से बढ़ेगा? तो आंसर है यस, हो सकता है। कौन सा कर्व हो सकता है? अगर हम ऐसा मान लें y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x ले लें एक कर्व, 10 टू द पावर x, ये एक कांस्टेंट है, ये एक वेरिएबल है, तो हमने कैसा कर्व ले लिया? कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल ले लिया। अब आप ध्यान से देखें, अगर आप x की जगह 0, इसका भी मैं आपको कर्व बना के दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये x है, ये x डैश है, ये y, और ये नीचे की साइड में y डैश, हटाओ, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये ओरिजिन पॉइंट। अब आप पहले ये मुझे बताओ, x की जगह 0 लिखोगे, क्या ये मूल बिंदु से गुजरेगा? पहले ये बताओ, x की जगह 0 लेके देखो, क्या y 0 आएगा? x की जगह 0 लोगे तो y की वैल्यू कितनी होगी? 1, तो ये मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा। इसका मतलब है x 0 हो और y 1 हो, ऐसा बिंदु कहां पड़ेगा? x 0 हो, y 1 हो, y अक्ष पर। वेरी गुड, ये पॉइंट पड़ेगा 0,1, ये पॉइंट है हमारा 0,1। समझ आया? अच्छा, अब ये ओरिजिन पॉइंट पे नहीं आया, लेकिन x की जगह 1 लिखो तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 10। x अगर 1 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी? 10, ठीक। और x की जगह 2 लिखोगे तो y की वैल्यू बताओ? 100। अब आपने देखा, x 1 लिखा तो y 10 आया, और x 1 होगा तो y 10 होगा। जब हमने x की जगह 2 कर दिया, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू सीधे 20, 30, 40, 50 नहीं हुई, y की वैल्यू सीधे 10, 100 हो गई जाकर के, 10 टू द पावर 2। इतनी तेज इसका स्लोप जो है वो बढ़ रहा है। तो एक पॉइंट आपको ये यहां मिलेगा जाकर के, इसकी सीध में यहां पॉइंट मिलेगा,
2,100। अब अगर इसको मैं बढ़ाता हूं तो इसको बढ़ाने से जो मुझे ग्राफ मिलेगा वो लगभग ऐसा ग्राफ मिलेगा हमको, इस तरह का ग्राफ मिलेगा। देख रहे हैं? अब इसके स्लोप के बारे में सोचिए। इसमें तो जब आपने 1 से 2 किया तो इसमें 4, इसमें 8, इसमें 16, y की वैल्यू 2 गुना 4 गुना ऐसे बढ़ रही थी। लेकिन इसमें जब हमने x को बढ़ा के 2 गुना किया तो y की वैल्यू 2 गुना 4 गुना नहीं बढ़ी, y की वैल्यू सीधे 10 गुना बढ़ रही है। अगर हम 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1000। अगर 3 कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? तो इसका स्लोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। समझ रहे? तो इस प्रकार का जो फंक्शन होता है, इस फंक्शन को हम बोलते हैं चरघातांकी फलन। इस प्रकार के फलन को हम क्या बोलते हैं? चरघातांकी फलन। इस प्रकार के फलन को चरघातांकी फलन कहा जाता है। ठीक, अब चरघातांकी फलन कैसा होता है आप ध्यान रखिए। चरघातांकी फलन होता है, ये उसकी फॉर्मेट रहेगी, ये उसकी फॉर्मेट रहेगी। एक कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट की पावर में कोई वेरिएबल लगेगा। मैं उसको लिख देता हूं ठीक से। यहां पर आप लिखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, इज इक्वल टू, यहां पर होगा कोई कांस्टेंट और कांस्टेंट की पावर में क्या लगेगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये फॉर्मेट रहेगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो स्लोप होता है वो इनकी तुलना में भी बहुत तेजी से बढ़ता है। ये फॉर्मेट होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि नहीं है? बताइए। ए इज कॉन्स्टेंट तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसके बाद y is equal to 10 to the power x, is this a exponential function or not? ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। फॉर्मेट क्या होने चाहिए? कांस्टेंट की पावर x होनी चाहिए, कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल लगा रहना चाहिए। और मुझे बताइए क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? चरघातांकी फलन। मैं आपको बताऊं, सुनिए, अधिकतर बच्चों के मन में एक चीज ये दिमाग में फिट हो जाती है कि यही चरघातांकी फलन है। उनको लगता है एक्सपोनेंशियल, ई से स्टार्ट हो रहा है तो सबको लगता है इस प्रकार का जो फलन होगा वही चरघातांकी फलन होता है। ऐसा नहीं होता। चरघातांकी फलन का ये फॉर्मेट होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट टू द पावर डिपेंडेंट वेरिएबल, प्रोवाइडेड, एक कंडीशन यहां याद रखिएगा, ये जो नंबर लिखा होगा इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए? 1 से बड़ी, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर 1 से छोटी हो गई और फिर आपने x की जगह 1, 2, 3 लगाना शुरू किया तो वैल्यू और बड़ी और छोटी होती चली जाएगी। समझ रहे हैं ना? तो ये ध्यान रहे, ये जो कांस्टेंट टर्म यहां लिखा होना चाहिए इस जगह पर, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कैसी होनी चाहिए? इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए। ये एक बात आप सभी बच्चों को याद रखना है। ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक, अच्छा, अब एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं, उसको भी आप जरा गौर से सुनिएगा। अगर हम इसमें x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तब तो ग्राफ यूं ऐसा होता चला जा रहा है, लेकिन अगर x की वैल्यू हम घटाते जाएं, 0 किया x की वैल्यू तो ग्राफ यहां पर आया। 0 से छोटी करिए, नेगेटिव कर दीजिए। अगर x की वैल्यू हमने नेगेटिव कर दिया, बाई चांस नेगेटिव -2 कर दिया, -2, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 10 to the power -2, and 10 to the power -2 मीन्स 0.01। तो x की वैल्यू कितनी रखी हमने? x की वैल्यू लिखी -2, तो y की वैल्यू 0.01। और छोटी करिए x की वैल्यू,
-3 कर दीजिए, x -3 कर दो आप, 0.001, -4 कर दो आप, 0.0001, -5 कर दो आप, 0.4 टाइम्स 01, -6 कर दो आप, 5 टाइम्स 01। आप इतना देख रहे होंगे कि आपको क्या लगता है कि x की वैल्यू माइनस हम रख रहे हैं बार बार, कोई ऐसी नेगेटिव वैल्यू होगी जिससे y का मान माइनस हो जाए? x की जगह पर कोई ऐसी वैल्यू सोचिए जब हम उसको यहां रखें और सॉल्व करें तो y नेगेटिव आ जाए। अगर आप x की जगह -1000 भी रख दो, -1000, तो भी ये बटे में आके क्या हो जाएगा? प्लस। समझ रहे? अगर x की जगह आप 1 करोड़ भी रख दो, -1 करोड़, तो भी वो नीचे आके क्या हो जाएगा? प्लस। कहने का मतलब यूं x की वैल्यू नेगेटिव कितना भी आप घटाते जाइए, कितना भी नेगेटिव डायरेक्शन पे बढ़ाते चले जाइए आप, लेकिन y का मान कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। इससे क्या पता चला? अगर y नेगेटिव होता तो हमारा ये ग्राफ नीचे की तरफ आता, क्योंकि y नेगेटिव कहां होता है? y डैश डायरेक्शन पे, और y नेगेटिव नहीं आ रहा है, इसका मतलब ग्राफ कभी भी इस x अक्ष से नीचे आएगा ही नहीं, क्योंकि x नेगेटिव कर रहे हो ना आप, लेकिन y तो हमेशा पॉजिटिव है, छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव। और अगर y नेगेटिव नहीं होगा मींस ग्राफ कभी भी x अक्ष से नीचे नहीं बनेगा, आएगा ही नहीं ग्राफ। अगर x अक्ष से नीचे नहीं आएगा तो ये ग्राफ कैसा होते चला जाएगा? ये ग्राफ ऐसा होते चला जाएगा, ऐसा। और आप जानते हो ये कभी x अक्ष को बेचारा टच तक नहीं करेगा, टच भी नहीं करेगा। क्यों? अगर ध्यान से देखो, अगर x अक्ष को टच करेगा तो वहां x का मान बताइए 0, और अगर x का मान 0 है तब तो y का मान 1 है ना, तो ये कभी x अक्ष को टच तक नहीं करेगा कर्व। ये है 10 टू द पावर x या एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं उनका ग्राफ है ये। समझ आ रहा है कुछ आपको? तो x उसमें नेगेटिव हो सकता है लेकिन y नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मैं एक्सपोनेंशियल में लिख देता हूं, एक्सपोनेंशियल में क्या लिख दूं? x नेगेटिव हो सकता है पर y नेगेटिव कभी नहीं होगा। और एक पॉइंट क्या सीखा आपने? कोई भी एक्सपोनेंशियल कर्व होगा वो 0.1 से जरूर गुजरेगा। कोई भी देख लो, इसको देख लो, x की जगह 0 लिखोगे तो y का मान बताओ, x की जगह 0 लिखो, y का मान बताओ 1, ये भी 0,1 से गुजरेगा। इसमें x की जगह 0 लिखो, y का मान बताओ 1, ये भी 0,1 से गुजरेगा। तो दुनिया का कोई भी एक्सपोनेंशियल कर्व होगा उसकी एक विशेषता और होगी कि वो कहां से गुजरेगा? हमेशा वो 0,x से गुजरेगा। यहां पर लिख दें बेटा हम, प्रत्येक चरघातांकी फलन का वक्र सदैव 0,1 से गुजरता है। यह भी एक खास बात है एक्सपोनेंशियल कर्व की। और बताओ एक्सपोनेंशियल ये है कि ये है एक्सपोनेंशियल? तीनों एक्सपोनेंशियल है, लेकिन शर्त यह है कि ये जो कांस्टेंट टर्म उसकी वैल्यू 1 से हमेशा कैसी होनी चाहिए? बड़ी। ये जो ई आप देख रहे हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊं, जो ई की वैल्यू होती है ना, ये 2 और 3 के बीच में हुआ करती है। ई होता क्या है? तो ई एक अनंत श्रेणी है जिसकी वैल्यू है 1/1, 1 प्लस 1/(1), 1/(2), 1/(3) डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। ये ई की वैल्यू होती है और ये 2 और 3 के बीच होती है। 2 और 3 के बीच है तो मतलब ये भी 1 से बड़ी है। तो ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और एक चीज मैं
छोटी सी आपको बताना चाहता हूं। देखिए सब बड़ा ऊट पटांग हो गया है, आप सही सही लिख लीजिएगा, ठीक है। मतलब कोई कहीं लिख दिया, कोई कहीं मैंने लिख दिया है, आप अपना सही सही नोट करिएगा। मैं एक चीज ये बताना चाहता हूं कि जब कभी आप कांस्टेंट टर्म की जगह ई के अलावा कुछ लिखते हो, जब आप कांस्टेंट टर्म की जगह पर ई के अलावा कुछ लिखते हो, या जैसे कि 10 आप लिखते हो, तो इसको हम बोलते हैं आपका कॉमन एक्सपोनेंशियल बोला जाता है, साधारण चरघातांकी फलन, e टू द पावर 10 टू द पावर x। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है कॉमन एक्सपोनेंशियल, साधारण चरघातांकी कहते हैं। साधारण चरघातांकी कहा जाता है। और जब यही y इज इक्वल टू ई टू द पावर x होता है तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल, नेचुरल एक्सपोनेंशियल, या हम इसे हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक चरघातांकी, प्राकृतिक चरघातांकी। तो क्या ये बात कुछ आपको समझ में आती है? तो कई सारी बातें हमने आपको बताई हैं, यहां से हमने स्टार्ट किया, इसके बाद चरघातांकी पे आए, उसकी बहुत सारी चीजें किस प्रकार का होता है, शर्त क्या है, इसका x नेगेटिव हो सकता है, y नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है, x में नेगेटिव नंबर आ सकते हैं, पॉजिटिव नंबर आ सकते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इसका जो चरघातांकी फलन का जो डोमेन वगैरह होगा वो एक रियल नंबर होगा, लेकिन इसका जो को डोमेन होगा वो हमेशा ऋणोत्तर या धन वास्तविक संख्याएं ही हो सकती हैं। हम यूं कह सकते हैं चरघातांकी फलन का डोमेन चरघातांकी फलन का डोमेन यानी कि x की वैल्यूज, x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, लेकिन चरघातांकी फलन का जो कोडोमेन होगा, कोडोमेन यानी कि y के जो मान हो सकते हैं, पॉसिबल हैं जो, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं आएंगे। और आप देख रहे हैं कभी जीरो भी नहीं आएगा, इन्फिनिटी लिखोगे तो जीरो आएगा पर वो परिभाषित नहीं होगा। तो ये हमेशा कैसा होगा? धन वास्तविक संख्याएं होंगी। कैसी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं होंगी, लेकिन हमेशा कैसी होंगी? धन वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है। तो ये है चरघातांकी फलन हमारा। इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ अभी इसमें बात ये करने की चरघातांकी फलनों का अवकलन आप कैसे करोगे, चरघातांकी फलनों के डेरिवेटिव। आप थोड़ा ध्यान से देख लें, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। चरघातांकी फलन अगर इस तरीके के मिलेंगे आपको तो उनके अवकल गुणांक कैसे निकालेंगे, उनके डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, उनके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले आप सभी को याद रखने हैं, बस उसी से आपका आंसर आ जाया करेगा। जैसे एक है डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, अगर आ रहा है कभी तो डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स का क्या होगा? ई टू द पावर एक्स। और डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, इसका क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स का होगा ए टू द पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई, ये होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 10 टू द पावर एक्स हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 10 टू द पावर एक्स लॉग 10 टू द बेस ई, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये कुछ डेरिवेटिव्स आपको याद रखने हैं, इन्हीं के बेसिस पर, बस ये दो मेन है, ये तो इसी से आ गया है, इससे
ये दो मैंने इनको याद रखेंगे। इसके बाद हमारे डेरिवेटिव के और जो फॉर्मूले हैं और जो रूल्स हैं वो उनके साथ हम लगाएंगे। अगर चैन रूल लगेगा तो चैन रूल लगाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्वोशिएंट रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। वो तो बाद की बात है कि कौन से रूल लगते हैं, बट द डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर लाइक दिस। ये इनके फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। आप ये सोच सकते हो कि अगर ये a टू द पावर x है तो इसका डेरिवेटिव तो आपने बताया a टू द पावर x log a टू द बेस e। तो क्या ये e टू द पावर x है तो इसका डेरिवेटिव हो सकता है e टू द पावर x log e टू द बेस e? आंसर है बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट इन अवर लॉगरिथम log e टू द बेस e की वैल्यू क्या होती है? 1। इसलिए जब इसको आप 1 कर दोगे तो फिर से क्या बचेगा? हाँ, e की घात x बचता है। तो तरीका सबका सेम है। अगर एक का तरीका आ गया तो उसका आपको बिल्कुल आएगा ही। बट log e टू द बेस e की वैल्यू होती है 1, log a टू द बेस a भी 1, log m टू द बेस m भी 1। इस तरीके से इसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो फिर इसको लिखते नहीं है हम लोग, इसकी वैल्यू सीधे सीधे बस क्या लिखी जाती है? e टू द पावर x, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के मुताबिक उनके अवकल गुणांक। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लघुगणकीय फलन। आप इसे नोट करें, फिर हम हटाते हैं इसको जल्दी से। लॉगरिथमिक फंक्शन में जो जैसा कि अभी आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ही लिखने का हमारे पास एक दूसरा तरीका है जो कि लघुगणक में हमको मिलता है। लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे मैंने यहां पर लिखा b टू द पावर x इज इक्वल टू y। ये क्या है? ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन हम चाहें तो लघुगणक के रूप में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लघुगणक के रूप में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस प्रकार का फलन को लघुगणक के रूप में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कर सकते हैं लॉग। जैसे मैं इसके पहले आपको एक छोटी सी चीज पहले बता देता हूं। जैसे हम लिखा करते थे 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 100, तो हम इसको लिख सकते हैं log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। आप देखो log 100 की वैल्यू बेस 10 पर कितनी होती है? 2। तो लॉगरिथम जो होगा इसी को लिखने का हमारे पास एक तरीका है। लॉगरिथम जो होगा ये हमें पावर के बारे में बताता है। देखो 2 इसमें उधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर यही 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1000। तो उस सिचुएशन पे अगर लॉग के टर्म्स में लिखते तो log 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3 लिख सकते थे हम। log 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3, ठीक। इसने भी हमको क्या दिया? देखो जो यहां घात लगी हुई है, कितनी घात लगी हुई है? 3। वो 3 हमको यहां पर उसने दिया, एक्सपोनेंट। तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो हमको एक्सपोनेंट के बारे में बताता है, घातांक के बारे में बताता है, ठीक। अब इसमें से अगर मैं इसको ऐसे मान लेता हूं लॉगरिथमिक फंक्शन को, log x टू द बेस कुछ भी कर लो, NCERT ने b लिया हुआ है, आप a ले लो, b ले लो, कुछ भी ले लो, b ले लेते हैं। log x टू द बेस b इज इक्वल टू y। ये लॉगरिथमिक फंक्शन है हमारा। बात समझ आ गई आपको? तो इसको अगर मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखता तो कैसे लिखता? सोचो, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा है तो एक्सपोनेंट फॉर्म इसकी क्या बनती है? 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 100। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1000। इसको कैसे लिखोगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो b टू द पावर y इज इक्वल टू x। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। वैसे स्टडी मुझे इसकी करनी है, ध्यान रखिएगा, पर हम चाहें तो इसे ऐसा लिख सकते हैं। कुछ बात समझ में आ गई आपको? अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो इसमें आप मुझे सोच करके बताइए
क्या आपका एक्स कैसा होना चाहिए? एक्स कैसा होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कैसा हो सकता है एक्स आपका? बताओ। पॉजिटिव रियल नंबर होगा, नेगेटिव रियल नंबर होगा, जीरो होगा, या पूरे रियल नंबर एक्स की जगह पर आ सकते हैं? सोचो, बताओ। रियल नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव सब आ सकते हैं। हाँ जी, केवल पॉजिटिव। क्यों? उसमें था, पर ये दूसरा है, लॉग है। देखो, आपने ध्यान नहीं दिया, आपको आता है कैसे? इसी को तो हमने चेंज करके ऐसे लिखा। अब आप मुझे बताओ, y की घात में b का मान 1 से कैसा है? b का मान तो 1 से बड़ा है, या 0 से बड़ा, जो कुछ भी है। x की वैल्यू क्या y की जगह कुछ भी ऐसा लिख सकते हो x की वैल्यू 0 हो जाए? लिख के बताओ मुझे। y की जगह कुछ भी ऐसा लिख सकते हो कि x 0 हो जाए? नहीं हो सकता। y की जगह कुछ ऐसा लिख सकते हो कि जो x हो नेगेटिव हो जाए? वो भी नहीं होगा, कोई वैल्यू ही नहीं है आपके पास है। इसका मतलब x हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रियल नंबर। समझ आया? आप देख लो ना, मैंने तो कुछ नहीं किया, आप खुद देख रहे हैं कि यहां पर y की जगह के क्या कोई वैल्यू आपके पास ऐसी है? सोचो, ढूंढ के लिखो जो इसको हमारे x का मान यानी कि इसकी वैल्यू 0 या नेगेटिव करवा सके। है कोई वैल्यू ऐसी? नहीं है आपके पास। इसका मतलब x कभी भी क्या नहीं हो सकता? x कभी भी ना तो 0 होगा और ना नेगेटिव होगा। तो x हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रियल नंबर। इसका मतलब है लॉग का जो डोमेन, देखो अभी आपने बोला कि x हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव रियल नंबर। और x एक्चुअली है क्या? लॉग वाले फलन का डोमेन। लॉग वाले फलन का डोमेन। तो जो लॉग फंक्शन होता है, लॉग फंक्शन होगा, इस लॉग फंक्शन का जो डोमेन होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा। आपने रिलेशन एंड फंक्शन एक एक्सरसाइज पढ़ी है, उसमें आप याद करें, किसी भी फलन में x का जो मान होता है उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। और y के मानों को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। में y के मान मिलते हैं कोडोमेन में। हमको याद आया आपको? अभी अभी आपने मुझे इसके बारे में बोला कि x हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर ही हो सकता है। इसका मतलब लॉग फंक्शन का जो डोमेन होगा वो हमेशा कैसा होगा? x मतलब डोमेन, पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा। और कोडोमेन यानी कि y की जगह आप क्या लिख सकते हो? प्लस, माइनस, जीरो या कुछ भी। सोचो, y की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? प्लस रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, जीरो या कुछ भी लिख सकते हो। सोचो, बताओ, कुछ भी लिख दो। आप बताओ, y की जगह लिखने का कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? आप पॉजिटिव रियल नंबर्स लिखो, नेगेटिव रियल नंबर्स लिखो, आप जीरो लिख दो, क्या ये फलन कभी अपरिभाषित होगा? नहीं होगा। तो y की जगह कुछ भी हो सकता है। अगर y की जगह कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब y का जो इसका लॉगरिथमिक फंक्शन का जो कोडोमेन होगा वो क्या होगा? कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का कोडोमेन केवल पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, लेकिन कोडोमेन कोई रियल नंबर हो सकता है। ये लॉगरिथमिक फंक्शन से हमने निकाला। लॉगरिथमिक फंक्शन का अगर आप कर्व बनाएंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन का अगर आप कर्व बनाने जाएं तो कैसा कर्व आपको मिलेगा? लॉगरिथमिक फंक्शन का कर्व बना के मैं आपको दिखाता हूं, आप देखिए। ये x y x डैश y डैश। लॉगरिथमिक फंक्शन में डोमेन अर्थात x का मान हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रियल नंबर। x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर रहेगी। इसका मतलब ग्राफ कभी भी इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा। सोचो, क्योंकि यहां भी x नेगेटिव होता है, यहां भी x नेगेटिव होता है, तो ग्राफ कभी भी यहां नहीं आएगा। इसका मतलब ग्राफ उधर ही रहेगा जहां रहेगा। एक बात क्लियर? कोडोमेन यानी कि y का मान क्या हो सकता है? कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो y पॉजिटिव भी हो सकता है, y नेगेटिव भी हो सकता है।
अगर मैं आपको इसके ग्राफ बना बना के दिखाऊंगा तो आपको ये जो लॉगरिथम का ग्राफ मिलने वाला है ना, ये लॉगरिथम का ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलेगा। लॉगरिथम का ग्राफ, लॉगरिथम का ये ग्राफ आपको जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। लॉगरिथम का ग्राफ, लॉगरिथम का ग्राफ यहां एक पॉइंट होगा, यहां से जरूर पास होगा क्योंकि उसमें x 0 नहीं हो सकता। अगर आप y को 0 कर भी दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो यहां पर y 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यानी कि ये कौन सा पॉइंट हुआ, 1,0। तो लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा यहां से पास जरूर होंगे। एक पॉइंट लॉगरिथमिक फंक्शन में 1,0 जरूर पड़ेगा। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कौन से बिंदु से हमेशा पास होते थे, 0,1 से, और लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा कहां से पास होंगे, 1,0 से हमेशा पास होंगे। कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन आप ले लो, उसमें जैसे ही आप y की जगह 0 लिखोगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तुरंत 1 आ जाएगी। तो एक खास बात हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो ये ग्राफ इधर भी नहीं आया नेगेटिव साइड में, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में कि जो लॉगरिथमिक फंक्शंस होंगे सदैव कहां से पास होंगे, 1,0 से, सदैव 1,0 से गुजरते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सदैव किससे गुजरते थे, 0,1 से, और ये हमेशा किससे गुजरेंगे, 1,0 से गुजरते हैं, और ये लगातार ऐसे होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में जानकारी है। लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में एक छोटी सी चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं। आपने देखा कि y इसका नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन x कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसका जो ग्राफ है ना वो ऐसा पास आता जाएगा, लेकिन कभी इसको टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये ग्राफ y अक्ष को टच करता है इसका मतलब उसमें x का मान कैसा होगा, अगर y अक्ष को टच करेगा तो x का मान कैसा होना पड़ेगा, 0, और x की वैल्यू कभी 0 नहीं आएगी। देख लो ना इससे, आप y की जगह कुछ भी लिख दो x कभी 0 नहीं आएगा। तो इसलिए ये ग्राफ कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा। इस तरीके से और ऐसा समांतर हो जाएगा आगे जाते जाते, लेकिन ये कभी टच नहीं कर सकता। समझ नहीं आ रही बात आपको, अरे आप देखो ना, अच्छा अगर ये टच कर जाएगा तो y अक्ष को अगर काट दिया इसने तो y अक्ष पर x का मान बताओ, y अक्ष पर तो x का मान 0 होता है, और क्या कभी x 0 हो सकता है, अभी आप ही ने हमको बोला था x 0 कभी नहीं हो सकता, तो ये कभी काट भी नहीं सकता y अक्ष को। ऐसा बेचारा ऐसे पैरेलल चला जाएगा, काट नहीं सकता कभी। ठीक है, ये लॉगरिथम के ग्राफ होता है, और 1,0 से जरूर गुजरेगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0,1 से जरूर गुजरेगा। अब इसकी एक छोटी सी चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बहुत मजेदार चीज है। क्या मजेदार चीज है भाई, देखिए अब आपने लॉगरिथमिक फंक्शन भी पढ़ लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पढ़ लिए आपने, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ, क्या आप दोनों के ग्राफ आपने पढ़ लिए हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। हाँ जी, मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन, तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा, मूल बिंदु से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन। अब आप सोचोगे ये क्यों पूछ लिया, अब तो ये सब चल रहा था। अब जरा लॉगरिथम का ग्राफ बनाइए, लॉगरिथम का ग्राफ कैसा होगा, लॉगरिथम का ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसे, ये y इज इक्वल टू log x टू द बेस b का ग्राफ आ गया। अब जरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बना के दिखाओ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ यहां से पास होगा, ये ग्राफ ऐसा आएगा, ये हमने ग्राफ बना दिया y इज इक्वल टू b टू द पावर x का। समझ आया। अब
आप दोनों को ध्यान से देखिए, ये दोनों के दोनों कर्व आप जानते हैं कैसे होते हैं, मैं बताऊंगा तो आपको ज्यादा ध्यान आएगा। ये ऐसे पैरेलल होते चला जाएगा लेकिन कभी भी इस एक्स को काटेगा नहीं है। इन दोनों ग्राफ्स को आप गौर से देखिए, आपको नहीं लगता कि अगर ये एक वस्तु रखी हुई है और ये एक दर्पण रखा हुआ है तो ये उसी का प्रतिबिंब बना हुआ है। देखो, अगर ये एक वस्तु रखी हुई है और यहां पर एक दर्पण रखा है तो ये उसी का ऐसा प्रतिबिंब बना है। आप ऐसा बना है, ऐसा करके देखो, ऐसा ही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए y इज इक्वल टू एक्स वाली जो लाइन होती है ये दर्पण का काम करती है। y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन एक मिरर का काम करती है और ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो हम लिख सकते हैं दैट y इज इक्वल टू एक्स इज y is equal to x behaves like a mirror for logarithmic function and exponential function. Logarithmic function exponential function का mirror image होता है और exponential function logarithmic function का mirror image होता है। सेम बिल्कुल mirror image होता है। देख लो ना, ऐसे बना हुआ है। अभी समझ आया आपको? तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये सभी बच्चों को मालूम रहनी चाहिए और ये छोटी से छोटी चीजें। अच्छा, इसके बाद लॉगरिथम में हम लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना चाहते हैं, उनके कुछ गुण देखना चाहते हैं, क्या गुण होते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, कि लॉगरिथमिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। बेटा ये समझ आया आपको कि नहीं आया भैया? आया? फिर से, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं? मिरर इमेज है। और उन मिरर इमेज में मिरर का काम कौन करता है? y इज इक्वल टू mx। ऐसा लगेगा जैसे ये एक दर्पण रखा हुआ है, अगर ये वस्तु है तो ये प्रतिबिंब, अगर ये वस्तु है तो ये प्रतिबिंब बनेगा। So logarithmic function and exponential function both are mirror image to each other. अब logarithm की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, हो सकता है छोटी क्लासेस में आपने पढ़ी हो कभी, लेकिन अभी हम लोगों को देखना है। एक प्रॉपर्टी तो बेटा इसकी ये होती है जिसे हम बोलते हैं बेस चेंज रूल। कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे? बेस चेंज रूल। जैसे अगर कभी ऐसे लिखा है log x टू द बेस a लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि हमारे लॉगरिथम का बेस a ना रहे, e रहे। क्यों? क्योंकि log x टू द बेस e का अवकलन करना, उसको डिफरेंशिएट करना, उसका डेरिवेटिव हमें जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं, ये हमारे पास एक लॉगरिथमिक फंक्शन है log x टू द बेस a एंड वी वांट दैट आवर बेस शुड नॉट बी इक्वल टू a बट इट शुड बी e। हम चाहते हैं कि हमारा फंक्शन, हमारा जो बेस है ए नहीं होना चाहिए, ई होना चाहिए। तो आप कैसे करोगे उसको? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम चाहें तो बेस चेंज कर सकते हैं इसका। कैसे चेंज करेंगे? उसके लिए आप एक काम करोगे, आप ए की जगह ई चाहते हो ना, चाहते हो ना? ठीक, आप नोट कर लो। तो फिर जो आप चाहते हो वो आप कर लो, लेकिन क्योंकि आपने दिए गए फलन को डिस्टर्ब किया है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। ऐसे नहीं काम बनेगा। कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा? अपॉन में log a टू द बेस e लिखना पड़ेगा। बस इतना आपको करना है। फिर से देखो, log x टू द बेस a है, हम बेस को बदलकर क्या बनाना चाहते हैं? e बनाना चाहते हैं। तो बेशक बना लो, लेकिन क्योंकि आपने एक बने बनाए फलन को डिस्टर्ब किया है, बिगाड़ा है, इसकी आपको सजा मिलेगी। सजा मिलेगी यानी कि आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? ये कि log a टू द बेस e भी आपको नीचे लिखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताइए मुझे, अगर मैं log m टू द बेस n लिखा है मैंने, ठीक है, और मैं इस बेस को b बनाना चाहता हूं, b। अभी बेस कितना है?
एन, मैं उसको बी बनाना चाहता हूं, तो बोलिए मैं ऊपर क्या लिखूं? लॉग एम टू द बेस। बना लो बेशक, लेकिन कीमत चुकाए बगैर नहीं जाओगे आप। लॉग एन टू द बेस बी अपॉन में लिख दोगे। नहीं समझ आया? अरे नहीं आया, आपने बताया तो नहीं हमको। बताइए, लॉग कुछ भी ले लेते हैं, मैं ले लेता हूं लॉग 10 टू द बेस 5। मैं बेस 5 को बदलकर 2 बनाना चाहता हूं। अभी हमारा बेस कितना है? 5। मैं 5 को चेंज करके 2 करना चाहता हूं। बताइए, करवाइए 2। ऊपर क्या लिखूं मैं, बोलिए? लॉग 10 टू द बेस 2 अपॉन लॉग 5 टू द बेस 2। वेरी गुड। इस तरह से आप बेस चेंज कर सकते हैं। समझ आ गया? तो कभी भी हमको ऐसी जरूरत पड़ सकती है। एक तो ये बेस चेंज रूल हो गया, एक प्रोडक्ट रूल आएगा। प्रोडक्ट रूल का मतलब, अगर कभी भी इस तरीके से लिखा हुआ है, दो नंबर्स इस तरीके से मल्टीप्लाई में हैं और उनके साथ लॉगरिथम लगा हुआ है, तो ये कैसे करेंगे? इसको क्या फॉर्मूला रहेगा आपका? इसका फॉर्मूला होगा log m टू द बेस e प्लस log n टू द बेस e। ठीक है? हाँ, एक चीज जो हम आपको बताना भूल गए हैं, वो हम इस जगह बताए दे रहे हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा आपको? देखो, जैसे अगर हमने कभी लिखा है log x टू द बेस 10 और हमने कभी लिखा है log x टू द बेस e, इनमें भी इनके नाम हैं। अगर कभी log का बेस 10 होगा तो यह है कॉमन लॉगरिथम। इसको क्या बोला जाएगा? यह है कॉमन लॉगरिथम। सही है, साधारण लघुगणक कहा जाएगा इसको, साधारण लघुगणक। और अगर log x टू द बेस e है, इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल लॉगरिथम्स इसको कहा जाएगा, प्राकृतिक लघुगणक। प्राकृतिक लघुगणक। ठीक है? और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, उसको भी गौर से सुनिए। हमारा जो एनसीईआरटी पैटर्न है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो log x टू द बेस e को केवल log x लिखा करेगा। याद रखिए, तो अगर केवल log x लिखा मिले तो समझ जाइएगा कि इसका बेस और कुछ नहीं है, e है। नहीं समझ आया? आ गया समझ में? मैं और एक छोटी सी चीज आपको बताता हूं। log x टू द बेस e को एक्चुअली कैसे लिखा जाता है? देखो, ये तो कौन लिखता है? एनसीईआरटी लिखता है, पर एक्चुअली इसको कैसे लिखा जाता है? एक्चुअली दिस इज रिटन एज ln x लिखा जाता है इसको। आपने कभी गौर किया हो, आपके मोबाइल फोन का कैलकुलेटर देखा है आपने? आपके मोबाइल फोन में एक कैलकुलेटर हुआ करता है ऐसे। जब मैं ऐसे करता हूं तो आप देखेंगे एक जगह पर कहीं, हाँ ये देखो, अब ऐसे तो आपको नहीं दिखेगा, नहीं तो ऐसे बड़ा भी नहीं हो सकता ये। आप अपने घरों में कैलकुलेटर देखिएगा, जब आप मोबाइल फोन ऐसे ओपन करेंगे तो एक कैलकुलेटर तो ये आएगा, और थोड़े ज़्यादा फंक्शन खुलते हैं, या तो ऑप्शन होगा फंक्शन खोलने का, और या तो आप इसको ऐसा मोड़ देंगे और ऑप्शन खुल जाएंगे उसके। उन जब ऑप्शन खुलेंगे तो लॉगरिथम के 2 बटन होंगे, 2 टच बटन होंगे। एक ये टच बटन है, LOG लिखा हुआ है। अब मैं आपको नहीं दिखा सकूंगा ऐसे, क्योंकि दूर है तो आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा सा आप समझ के अपने हिसाब से देखिएगा। और एक ये LN लिखा है उसी के नीचे, तीसरी लाइन पे LN लिखा हुआ है। तो ये 2 जगह लॉग है। ये जो लॉग है ऊपर वो बेस 10 का लॉग है, और जहां LN लिखा हुआ है वो बेस E का लॉग है। तो यहां तक कि ये आपके कैलकुलेटर में भी होता है। अगर आप LN से कैलकुलेट करेंगे, अगर आप LOG 10 दबाएंगे तो 1 आएगी वैल्यू। क्यों? क्योंकि वो आधार 10 पर दे रही है। लेकिन अगर आप LN 10 दबाएंगे तो वो 1 वैल्यू नहीं देगी। LN
10 की वैल्यू आती है ln, इस तरीके से ये वैल्यू देता है ln, वो आप देखोगे मैं, हाँ देखो ln2 की वैल्यू मैंने निकाली, ln2 की वैल्यू जब मैंने निकाली 0.6931, और ये वही फैक्टर है। थोड़ा सा याद करें, अगर आपने क्लास 11th में हीट चैप्टर पढ़ा है, ऊष्मा, तो उसमें एक आर्टिकल पढ़ा करते थे आप, ऊष्मा गतिकी निकाय द्वारा किया गया कार्य, ऊष्मा गतिकी निकाय द्वारा किया गया कार्य, रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य, तो एक फैक्टर लगाया करते थे 2.30, ये ऐसा कुछ लगाते थे 0.6931 म्यू आर टी इंटू लॉग V2 अपॉन V1, उसको बदलने के लिए हम लगाते थे। तो ये दो प्रकार के लॉगरिथम आपके होते हैं, एक ln x होगा, तो एक्चुअली ऐसे लिखते हैं इसको, लेकिन NCERT पैटर्न वो इसको ऐसे लिखता है, वो बोलता है कि जब हम log x लिखें तो आप जान जाना कि इसके बेस में कौन है, और अगर बेस 10 होगा तो वो खुद ऐसा लिखेगा। तो जब तक ना लिखे बेस में, तो बेस में क्या मानोगे, और जब लिखेगा तो क्या मानोगे, 10 मान लेंगे। ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट रूल बन गया। समझ आ रहा है आपको, ये प्रोडक्ट रूल इसका बनेगा। इसमें कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं, log m प्लस n टू द बेस e को भी वो लिख देते हैं log m टू द बेस e प्लस log n टू द बेस e, पर याद रखें ये बहुत ज्यादा गलत है, नहीं हो सकता। लॉगरिथम में बच्चे कभी कभी इसको गलती करते हैं, अगर प्लस में है तो नहीं लिख सकते, मल्टीप्लाई में होंगे तो ये लिख पाएंगे आप इसे। कुछ बात समझ आ रही है आपको, इस तरह से ये आप लिख सकते हैं। इसमें अभी तो और भी है, श्वेता तुम्हें स्कूल जाना है तो आप निकल जाओ, हम चाह रहे हैं 5 मिनट का काम है तो हम पूरा कर दें, या अगर आपको ऐतराज ना हो तो हम पूरा कर दें, पूरा कर दें। ये प्लस वाले को ऐसा नहीं लिख सकते, प्रोडक्ट वाले को आप ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद एक रूल इसमें आएगा, कोशिएंट रूल आपको मिलेगा। कोशिएंट रूल में क्या होगा, इसमें होगा log m अपॉन n टू द बेस e इज इक्वल टू, ये याद रहेगा ना आपको, गुणा में प्लस होगा, प्लस में ये परिभाषित नहीं है, ये रूल ये नहीं बनेगा। log m अपॉन n की वैल्यू आएगी log m टू द बेस e माइनस log n टू द, वो तो बेस जो रहेगा वो आ जाएगा, ये आएगा। इसमें भी बच्चे कभी कभी गलती करते हैं, क्या log m माइनस n टू द बेस e देखा और बड़ी जल्दी से log m माइनस log n लिख के चला देते हैं वो, लेकिन याद रहे ये भी कैसा है, गलत। डिवाइड में माइनस होगा, माइनस में माइनस नहीं होगा। ठीक, एक रूल आएगा इसमें, एक्सपोनेंट रूल। एक्सपोनेंट रूल में क्या होता है, एक्सपोनेंट रूल में होता है log m टू द पावर n, अगर नंबर की पावर में और कुछ लगा हुआ है तो क्या होगा, ये पावर आगे आ जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा n log m टू द बेस e, इस तरह से ये यहां पर आ जाता है, पावर आगे आ जाया करेगी। ये कुछ बातें आपको समझ आ रही हैं। अच्छा, एक आध चीजें और जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता दूं आपको, कभी भी याद रखो log m टू द बेस m की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। log m टू द बेस m की वैल्यू कितनी आएगी, 1। नंबर और बेस अगर सेम है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 ही आएगी। फिर कुछ भी लिखा हो, log e टू द बेस e की वैल्यू 1, log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू 1, कुछ भी हो, अगर नंबर और बेस सेम है तो log बेस की वैल्यू 1 आ जाएगी। एक और चीज बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं लॉगरिथम में, कि कभी भी e टू द पावर log x टू द बेस e हो, अगर ये वाला बेस और ये बेस सेम है, ये बेस और ये बेस, एक्सपोनेंट का बेस और लॉगरिथम का बेस, अगर ये दोनों सेम है तो इनकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, x के इक्वल आती है। फिर जो यहां लिखा होगा वही आंसर आ जाएगा।
बताइए। अच्छा, m टू द पावर log x क्यूब टू द बेस m की वैल्यू, ये वाला और ये वाला बेस सेम है ना, तो वैल्यू क्या आएगी, x क्यूब। तो इस तरह से लॉगरिथम के कुछ प्रॉपर्टीज आप सभी बच्चों को याद रखना है, और इन्हीं प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए हम बड़ी आसानी से एक्सरसाइज 5.4 और उसके पहले जो हाँ लॉगरिथमिक फंक्शन के अवकल गुणांक, आपको मालूम है log x टू द बेस e का अवकल गुणांक, यहां मैं बता देता हूं आपको, d dx of log x to the base e, this will be 1 upon x। समझ आया आपको? तो ये याद आपको रखना है। अब बाकी जो भी क्वेश्चंस बनेंगे हमारे, सब इनके बेसिस पर हम बना सकते हैं। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उनके डेरिवेटिव्स, log x टू द बेस e का डेरिवेटिव 1 अपॉन x आएगा, और अगर log x टू द बेस a आ गया बाई चांस, d dx ऑफ log x टू द बेस a आ गया, फिर आप कैसे करोगे इसको? अगर log x टू द बेस a आ गया तो इसका फॉर्मूला तो ये होता है, इसको कैसे करेंगे आप बताओ? सबसे पहले बेस चेंज फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, और इसका बेस चेंज करके क्या बना लेंगे, e, और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। बताइए आया समझ में कि नहीं आया? आ गया समझ में? तो ये हमने आज देखे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। कहने का मतलब यूं कि हमने आज 5.4 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देखा, तो कल हम इसकी एक्सरसाइज और इसके पहले जो एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करेंगे। आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।